हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चेहरे की स्माइल तो दिख ही रही होगी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये चीज़ें ना कोई आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ना बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत स्मार्ट दिखने का बहुत शौक होता है। बट आई नो कि जब हम पहली बार नौकरी करने के लिए जाते हैं, हमारी फर्स्ट जॉब होती है, तो हमें एक तरह से नर्वस लगता है अंदर से, पता नहीं क्या होगा, कैसे ऑफिसर्स होंगे, कैसे बात करना होता होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे, क्या प्रोसेस होता होगा। तो मेरे लिए भी ये मेरी फर्स्ट जॉब थी, और मेरे लिए तो और स्पेशल चीज़ थी कि मेरे पूरे खानदान में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो। सो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं आपको पूरी अपनी कहानी बताऊंगी फर्स्ट डे इन माई ऑफिस। तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होगी, प्लस एंटरटेनिंग भी होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। हुआ ये था कि CHSL 2020 के रिजल्ट्स निकल गए थे लगभग CGL के रिजल्ट निकलने से 2 महीने पहले। CHSL में मुझे सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, और उसकी ज्वाइनिंग के लिए मैं दिल्ली आई थी। वो पोस्ट भी मुझे दिल्ली ही मिली थी। सो मैं CHSL की पोस्ट ज्वाइन करने के लिए गई थी, बट वहाँ पर उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वापस से मैं दिल्ली में एक रिलेटिव के यहाँ पे रुकी हुई थी। तो फॉर्चुनेटली उस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही ही हुआ था। सो आई वॉज लाइक कि 1 महीने बाकी है CGL के रिजल्ट में, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि अगर मेरा CGL में हो गया तो CHSL में 1 महीने के लिए ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है। तो यही सोचते लकीली मेरा रिजल्ट जो है वो दिल्ली में रहते रहते ही निकल गया था। तो उस टाइम मैंने देखा मेरा CHSL में सिलेक्शन हो गया था, एंड यू वोंट बिलीव मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी उस वक्त, क्योंकि मेरा वो सेकेंड अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा बस 1.5 मार्क्स के लिए रह गया था। दैट वॉज डिवोस्टेटिंग फॉर मी, कि बहुत मुश्किल था वो टाइम झेलना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अल्टीमेटली मेरा हो गया। और मेरे बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे, आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में आपको पता ही था कि मेरे लिए जॉब को क्रैक करना वॉज मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन थी, कि करना ही होगा। इज्जत पे बात थी कि भाई घर पे बोल दिया है, इतनी लड़ाइयाँ कर ली, बवाल कर दिया, अब तो सिलेक्शन लेना ही है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको टाइम लगता है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आने में। तो उसके बाद फिर मैं वापस अपने होम टाउन चली गई थी, आसनसोल वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ से फिर सारा प्रोसेस मेडिकल जो हुआ तो आपको उसके बाद मिलता है एक ज्वाइनिंग लेटर। जब आप मेडिकल सब कुछ सबमिट कर देते हो उसके बाद, तो उस ज्वाइनिंग लेटर में फिर आपका पूरा लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे मेरा लिखा हुआ था कि नाम, एड्रेस जहाँ पे ज्वाइन करना है, मिनिस्ट्री, तो पूरा एड्रेस वहाँ पे लिखा रहता है। बट रूम नंबर नहीं लिखा हुआ था उसमें, तो मुझे याद है कि रूम नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो फिर मैं वापस, जब ज्वाइनिंग का टाइम था, तो फिर वापस मैं दिल्ली आई थी। तो उसके बाद मैंने पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट का बैग लिया, क्योंकि होता है ना कि यार कुछ छूट ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने ओरिजिनल प्लस जेरोक्स सब कुछ अपने साथ 2 सेट जेरोक्स ले लिया था। पूरा सब कुछ अपना तैयार करके मैं बैग लेकर के चली गई। अब मैं पहुंची वहाँ पे, अकेले गई थी, और मिनिस्ट्री में वो भी ज्वाइन करने के लिए जाना। तो मतलब हम जो जैसे लोग छोटे शहर जाते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री मतलब सीधे घुसते ही साथ मिनिस्टर मिल जाएगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग होंगे। बट बिलीव में मिनिस्ट्रीज में बिल्कुल आम लोग काम करते हैं। मिनिस्टर लोग बहुत कभी आते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ, ओकेजन हुआ, इवेंट हुआ तो आते हैं। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मिनिस्ट्री में एंटर करने के लिए पास बनवाना होता। तो मैं बिल्कुल एक ज्वाइनिंग लेटर वाला जो था वो मैं हाथ में लेके गई, और मैंने वो जो CISF के जवान होते हैं वहाँ पे मैंने उनको दिखाया कि भाई मुझे ज्वाइन करने के लिए जाना है। तो उन्होंने बोला भाई ये पास बनाना पड़ता है पहले। तो वो उन्होंने मुझे भेज दिया कि पास बनाना। मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ पे पास बनाना है, कि जैसे तैसे मुझे जगह मिली। तो पास वाले आपसे पूछते हैं कि किससे मिलना है, नहीं मिलना है। तो मुझे पता ही नहीं जाके मैं मिलूंगी किससे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता किससे मिलना है, बस मुझे पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में मेरा सिलेक्शन हो, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जाना। तो मैंने उनको वो बता दिया कि फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप ज्वाइन करने जाते हो ना, तो आपको एडमिन या एस्टैब्लिशमेंट के अंडर सेक्रेटरीज का नाम लेना होता है। उनके ही नाम से आपके पास इशू होते हैं। सो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेस्ट सोल्यूशन लाई हूँ उन लोगों के लिए जो कमेंट करते रहते हैं कि मैम हमने 12th पास किया है, कि हम कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम से तैयारी करें, ताकि हमारे पास एक अच्छे यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हो और हमें एनफ टाइम मिल जाए, ताकि हम कॉलेज टाइम ही SSC की तैयारी करें और हमें ज़्यादा टाइम क्रैक करने में ना लगे। सो इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है कॉलेज विद्या। इसके बारे में मुझे पता लगा था जब मैंने पंचायत वाले विकास को इसका एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा था। तब जाकर के मैंने इस वेबसाइट को खुद से जाकर चेक किया, और पता लगा कि आप यहाँ से ऑनलाइन कोई भी कोर्स कर सकते हो। और सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़,
सब यूजीसी अप्रूव्ड है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से तैयारी करोगे तो आपका वो वैलिड नहीं होगा, ये हर जगह वैलिड होगा और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। आप देख सकते हो गूगल रेटिंग इतनी ज़्यादा है, इतने सारे ट्रस्टेड स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। और यहाँ से जो आप कोर्स करोगे ना वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, आपको कॉलेज वॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एंट्रांस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एडमिशन भी यहीं से ले सकते हो, आपको कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए भी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आप यहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हो, देख सकते हो कि किसमें मेरी फीस ज़्यादा लग रही है, किसमें कम लग रही है, किसमें कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, किसमें कैसा प्लेसमेंट मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर प्लेसमेंट तक की गारंटी ये आपको देते हैं कि इन केस अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो ये आपको प्लेसमेंट करके देंगे। 7,000 तक का प्लेसमेंट प्रोग्राम इनका बिल्कुल फ्री है। तो आप कहीं से भी कुछ भी कोर्स कर रहे हो और कहाँ कहाँ प्लेसमेंट लगेगी वो भी ये आपको वेबसाइट पे दिखा देंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी की तैयारी आगे करना चाहते हैं और जस्ट बोर्ड एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर उन्होंने मेरा पास बना दिया। अब देखो क्या होता है कि हमें जो लोग मिनिस्ट्री नहीं जानते कि क्या होता है तो उनको लगता है कि एक ही जगह पे पूरी मिनिस्ट्री होगी या मिनिस्ट्री की कोई अलग बिल्डिंग होगी, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है शास्त्री भवन, तो उसमें ही मान लो 10 कमरे हैं, तो 10 कमरों में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का काम हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और अगर मान लो 20 कमरों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम हो रहा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। और लेकिन जहाँ पे जैसे 10 कमरे हैं तो वो एक बोर्ड बनाकर साइड में लगा रहता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो वैसे ही जब मैं 3rd फ्लोर पे गई तो मुझे वो बोर्ड दिखी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो आगे में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का होगा। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं किस कमरे में घुसूं, क्या करूं। तो ऐसे ही कोई कॉरिडोर से कोई सर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ज्वाइन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन सा है। मुझे बता दे ये है। अरे ये है, मुझे तो पता ही है लेकिन जाना कहाँ है। तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं, बस दिल्ली ना, आप मानो ना मानो ऐसी जगह है दिल्ली की आपकी वैसे कोई हेल्प नहीं करेगा जैसे आपके यहाँ पे कर देते। जैसे हमारे यहाँ पे अगर किसी को बोलो कि मुझे यहाँ जाना है तो वो आपको बिल्कुल डिटेल में बता देंगे, अच्छा यहाँ से यहाँ जाओ भैया, आप यहाँ से यहाँ जाओ। दिल्ली में कोई नहीं। तो फिर मैं गई, किसी भी रूम में ऐसे घुस गई और वो था लेजिस्लेटिव सेक्शन हमारे मिनिस्ट्री का। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो मैंने घुस गई, मैंने कहा कि भाई ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने ना मेरी शक्ल से पहचान लिया कि नहीं इसको कुछ भी नहीं पता ये कहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि MTS को कि मैडम के साथ चले जाओ। फिर मैं गई, वो उन्होंने मुझे कह दिया कि मैडम आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब मैं उस रूम में घुस, इतने सारे लोग ऑफिसर्स बैठे हैं, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन किस पोस्ट पे है क्या है। तो मैं MTS को भी सर बोल रही हूँ और पता है मैं 1 महीने तक MTS DEO सबको सर बोलती थी, जबकि हमारा तो पोस्ट उनसे बड़ी है ना, तो हम उनको सर नहीं नाम से ही बोलते हैं, जी करके रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बट सर नहीं बोलते हैं। सर अपने से सीनियर को ही बोला जाता है। तो फिर उसके बाद उस रूम में जा करके मैंने किसी को भी बोला, ऐसे एक DEO बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उस सर के पास चले जाइए। तब मुझे लगा कि हाँ भाई चलो अब कोई बंदा मिला जिससे कि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। तो वो एक कंसल्टेंट सर है हमारे, तो वो ज्वाइनिंग का पूरा देखते हैं। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बोला ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दो। अब ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, ये सब क्या है कि वो टेक्निकल वर्ड्स, ये चीज़ें आप सीखोगे जब ट्रेनिंग में जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इनके बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। तो मुझे उस टाइम समझ में आया नहीं, मुझे लग रहा है मैं कैसे पूछूँ, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब उन्होंने बड़ा फ्लुएंटली बोला ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दो, तो मुझे लगा रिपोर्ट होता होगा कुछ मतलब बिल्कुल अनपढ़ों वाला काम कर रही थी। तो ये सबके साथ ही होता है, देखिए ये ना फैक्ट है, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उसके बाद क्या हुआ, तब मुझे ना याद आया कि यार एक बंदा है जिसने हमारे बैच से ज्वाइन किया हुआ है, तो उसने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने ग्रुप पे डाला हुआ था। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जो सेम पोस्ट के लोग हैं उनका अपने आप ही ग्रुप बन जाता है। जैसे एक्साइज में अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर सेंटर, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होंगे उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, तो वो आपकी हेल्प कर देगा बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है ना। तो मुझे फिर ग्रुप में मैंने चेक किया, तो वहाँ पे एक बंदे ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी हुई थी। फिर मैंने उसको पढ़ा। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट बहुत ही सिंपल चीज़ होती है कि लेटर बनाना होता है आपको, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, मतलब जैसे कि अंडर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट या एडमिन, इनके नाम से आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, दिस माय नेम इज दिस, आई एम जॉइनिंग ऑन दिस डेट, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं दे रही हूँ, और मेरा सिलेक्शन इस बैच से हुआ है, और इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो लिख करके, और मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मैं इनको दे रही हूँ चेकिंग के लिए एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें लिख करके फिर आपको उनको देनी होती है। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब उन्हें डॉक्यूमेंट तो लिखवा लिया, फिर डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं बैठी हुई कि मेरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि
भाई आप डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करोगे? तब वो कहते हैं कि हाँ दे दो। मतलब डिपार्टमेंट में ना, जब हमारे टाइम पे तो एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी, तो उस टाइम डिपार्टमेंट्स इतनी भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करती थी, मतलब इतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करती थी। तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने रिजल्ट दिया था अपना सारा ओरिजिनल सारा, उसके बाद डिग्री अगर आपके पास है या प्रोविजनल डिग्री अगर आपके पास है तो वो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, ये देना। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह तो जो है वो तो आप सबमिट कर ही चुके होते। तो उसमें से उन्होंने 12th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की डिग्री और फाइनल रिजल्ट और कास्ट सर्टिफिकेट ये रख लिया था उस टाइम पे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब आप बैठ जाइए। अब भाई पूरे दिन मैं बैठी ही रही, कोई काम धाम नहीं, मैं बस बैठे बैठे, और मेरे को डर भी लग रहा है कहीं और जाने, मुझे पता नहीं कुछ बोल देंगे एक्सेट्रा। फिर वो पूरा दिन ऐसे बैठे बैठे ही गया, किसी ने कुछ किया नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मतलब 5:30 में फिर छुट्टी हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। फिर उस दिन तो मैं बहुत लगा चलो ठीक है। उसके बाद फिर मुझे प्रोसेस समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे को सैलरी कैसे मिलेगी, मेरा बैंक अकाउंट क्यों नहीं मांग रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती कि मेरा ई ऑफिस कब बनेगा, मैं काम कैसे करूँगी, काम कैसे होता है। तो फिर मैं सेकेंड डे जब गई तो फिर मैं 8 बजे ही पहुँच गई थी ऑफिस, मुझे लगा पता नहीं कुछ काम वाम होगा। सो उस दिन लकीली मेरा एक फ्रेंड था CSS में ही, मतलब 2018 से था, मतलब ऐसे ऑनलाइन जान पहचान थी। तो फिर उनके साथ फिर मैं थोड़ा बाहर गई। तो उस टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट थी कि आसपास ही इंडिया गेट है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा घूमा। तो उस टाइम ना बहुत आपको अच्छा लगता है कि भाई आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो उस टाइम होता है कि हमें जो हमने भाई न्यूज़ में देखा हुआ है, टीवी में देखा हुआ है ना, तो वो जगह पे हम एक्चुअली हैं, तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा था उसमें। अब तो भाई लगता है कब घर जाए, अब घूमने फिरने का टाइम नहीं है, 1-1.5 साल हो गए जॉब करते करते, अब नहीं लगता। उसके बाद सेकेंड डे भी कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड डे जब मैं गई तो वहाँ पर ना एक आपका ट्रेडिशन होता है कि जिस भी आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, वहाँ के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं एडमिन के एस्टेब्लिशमेंट से, उनसे आपको मिलवाया जाता है। तो थर्ड डे भी मैं जब पूरा बोर हो रही थी तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं घर चली जाऊँ क्या, मेरा कोई काम है नहीं, मैं बस बैठी रहती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे एक ट्रेडिशन है, आप JS एडमिन, JS मतलब जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन एस्टेब्लिशमेंट के जो जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे जाकर के आपको मिलाया जाएगा। तो मैंने कहा चलो कुछ तो हो रहा है। तो शी इज़ एन IAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरीज आर IAS ऑफिसर्स डेफिनेटली। तो उनसे मैं मिली एंड लकीली शी वॉज वेरी स्वीट एंड शी इज़ इन द मिनिस्ट्री राइट नाउ। तो वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मतलब स्माइल करते हुए मुझसे पूछा कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर, व्हाट्स योर नेम, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, एंड मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने पूछी। और जॉइंट सेक्रेटरीज जब ये पूछते हैं ना, तो समझ लो कि वो अब मतलब एक एनालिसिस कर रहे हैं कि आप जिस तरह का जवाब दोगे उस हिसाब से आपको सेक्शन दे दिया जाएगा। मतलब समझ लो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, उनको लगेगा कि आप थोड़े स्मार्ट हो, तो आपको अच्छा सेक्शन देंगे। जैसे कि मुझे फर्स्ट ही पोस्टिंग मिल गई पॉलिसी सेक्शन में, है ना, क्योंकि पॉलिसी सेक्शन कोई नॉर्मल सेक्शन नहीं होता, पॉलिसीज फॉर्म होती है वहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें अच्छी, मतलब अच्छे लेवल का काम वहाँ पे होता है। रिपीटेड काम बिल्कुल नहीं होता, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने प्रपोजल देने होते हैं, अपना सजेशन देना होता है। तो इस तरह का काम वहाँ पे होता है। सो उनसे मैं मिल गई। फोर्थ डे जाकर के मेरा थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया। एक वहाँ पे और DO थी जो कि ई ऑफिस, परिचय, EHRMS, ये चीज़ों के बारे में आपको आफ्टर जॉब पता लगेगा। ये सब होता है आपके काम जिस पे करते हो कंप्यूटर पे ना, उससे रिलेटेड होता है कि आप कहाँ पे काम करोगे, लीव कैसे अप्लाई करोगे, आपका पूरी की पूरी ID होता है, वो पूरा का पूरा अब ऑनलाइन है, कुछ भी ऐसा पेपर वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए उन्होंने बुलाया, उन्होंने फिर सारी चीज़ें वो करी, मतलब प्रोसेस करी। तो मुझे लगा चलो अब कुछ काम हो रहा है। तो ये तो मेरा काम शुरू हो गया। उसके बाद फिर आपको ना आपकी जो सर्विस बुक बनती है, तो उससे रिलेटेड कुछ अंडरटेकिंग, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह पे साइन कराना पड़ता है। जैसे ओथ होता है एक कि मैं सरकार में आया हूँ तो मैंने सारी चीज़ें सही दी हैं, और अब मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और बाकी चीज़ों का जो है अच्छे से पालन करूँगी। तो वो ओथ वगैरह पे साइन आपका करवा के पूरा का पूरा सर्विस बुक आपकी रेडी करते हैं। आपकी पे फिक्स होती है कि हाँ भाई 4600 ग्रेड पे आया है तो इनकी इतनी पे है ना, तो वो सब फिक्स होती है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हो ना हो, लेकिन आपके सर्विस बुक में जरूर होंगे। आपके सर्विस बुक में आपका पूरा काला चिट्ठा A to Z होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर जरूरत भी पड़े, कुछ हो गया, तो आप सर्विस बुक से निकलवा सकते हो। और उसमें ही ना शायद उस टाइम ही आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी देनी होती है। सो धीरे धीरे करके मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। सो उसके बाद फिर आपने सुना होगा कि अंडर पोस्टिंग, एक वर्ड सुना होगा। अंडर पोस्टिंग का मतलब होता है कि अभी तक आपको एक फिक्स्ड
सेक्शन नहीं मिला है जिसमें आप काम करोगे। जैसे मैं जाकर के एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में इतने दिन तक बैठ रही थी लेकिन मुझे एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन मिली भी थोड़ी थी, उसमें मुझे काम नहीं करना था एज एन ASO। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर है कि अब आप इस सेक्शन के ASO हो और अब इस सेक्शन में वर्किंग हो, इस सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर मेरा ऑर्डर निकला था, लगभग 10 दिन लग गए थे पर ज्वाइनिंग मेरा ऑर्डर निकलने में, और मैं ही 10 बार बोली जा रही थी कि मेरा निकाल दो, मेरे को काम दे दो। तो उस टाइम मुझे था कि कुछ करना है क्या, बैठ करके क्या करेंगे। तो उसके बाद 10 दिन के बाद जब ऑर्डर निकला तो उन्होंने मुझे खुद ही ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा कि आप -5 सेक्शन में चले जाओ, इस रूम नंबर में चले जाओ, यहाँ पर आप पोस्टेड हो। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ के जो SO थे उस टाइम पे, सेक्शन ऑफिसर, उन्होंने फिर मुझे कहा कि बैठो, ये आपकी सीट है, आप यहाँ पे आज से काम करोगे। तो मुझे लगा कि चलो, मतलब मुझे एक फिक्स सीट भी मिल गई। मतलब उस टाइम मतलब ऐसा रिलीफ सा फील हुआ कि चलो, मतलब ऐसे अनाथ सा फील नहीं हो रहा है। उससे पहले बड़ा अनाथ सा फील हो रहा था, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, तो आफ्टर ऑर्डर आपका एक फिक्स्ड जगह हो जाता है आपकी मिनिस्ट्री में। सो फिर वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं पूरे वीडियो के माध्यम से ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे स्टार्टिंग में बहुत होगा कि आप बच्चों की तरह बिहेव करोगे, बट धीरे धीरे करके एक मैच्योरिटी आपके अंदर आती जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम सबके साथ आती है। मैंने बस ऐसे ही आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, जो भी ज्वाइन करने वाले एज एन ASO CSS में, तो उनके लिए है। या MEA में भी करोगे तो सेम ही प्रोसेस रहता है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में करोगे तो लगभग सेम सा ही प्रोसेस रहता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो और एक आइडिया मिला हो कि प्रोसेस धीरे धीरे कैसे जॉब के बाद आगे बढ़ता है। तो CGL 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो जब सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लेना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।